इमरान सीरीज नावल शहबाज का बसीरा मुसन्नफ इब्ने सफ़ी। अगर इसने त्यारे से उतरकर फ़ज़ाई कंपनी की गाड़ी से पहुंचने का इरादा किया होता तो शायद इतनी आसानी से इन लोगों के हत्थे न चढ़ जाता। टैक्सी खुद ही इसकी तरफ आई थी और ड्राइवर ने इससे पूछा था वो कहाँ जाएगा। वो इसे पता बताकर पिछली नशिस्त पर बैठ गया था और इसके पास एक ब्रीफ केस के अलावा और कोई सामान नहीं था। ये तो बड़ी अच्छी बात है जनाब, ड्राइवर बोला। बस ये मेरा आखिरी ट्रिप है और मुझे भी उधर ही जाना है। टैक्सी हरकत में आ गई थी। वो पूरी तरह मुतमईन था, इसे यहाँ कोई नहीं जानता, इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात की भी ज़रूरत नहीं थी। वैसे वो अहमक भी नहीं था कि अपने साथियों में अव्वल दर्जे का ज़हीन और फर्तीला समझा जाता था, लेकिन यह हकीकत है जहाँ बाजू समेटते हैं वहीं सियाद होता है। अगर अपने मुल्क में वो किसी मुहिम पर निकला होता तो इतना बेखबर ना होता कि एक गाड़ी ने इसकी टैक्सी का ताक़ब इस वक्त शुरू कर दिया था जब वो एयरपोर्ट से शहर की तरफ रवाना हुई थी। वो नशिस्त की पुश्तगाह में टेक लगाए सिगरेट के हल्के हल्के कश लेता रहा। किस कदर गुनूदगी भी इस पर तारी थी। वो यहाँ पहली बार आया था, सिर्फ एक नाम और पता था इसके पास। पता उसने टैक्सी ड्राइवर को बता दिया था और इसे यकीन था किसी दुश्वारी के बगैर मंजिल मकसूद तक पहुँचेगा। उसे इसका इल्म था कि जिन लोगों तक इसे पहुँचना है वो इसकी आमद के मुतवक्का होंगे, लेकिन दिन और वक्त का तयन नहीं किया गया था, वरना इन्हीं में से कोई एयरपोर्ट पर उसका मुंतज़िर होता। बहरहाल वो तो ये नहीं जानता कि यहाँ के टैक्सी ड्राइवर इतनी अच्छी और मुहावरन इंग्लिश नहीं बोल सकते जितनी ये टैक्सी ड्राइवर बोलता रहा था। करीबन 15 या 20 मिनट बाद टैक्सी एक इमारत की कंपाउंड में दाखिल होकर पोर्च में जाकर रुकी थी। क्यों, वो चारों तरफ देखता हुआ हैरत से बोला, ये वो इमारत तो नहीं मालूम होती? वही है। टैक्सी ड्राइवर मुस्कुराकर बोला, तुम मुझे गलत जगह ले आए हो। वो कोई बड़ी इमारत है, कई मंजिला, जिसके एक फ्लैट में मुझे जाना है। इतने में वो गाड़ी भी पीछे आ रुकी जो एयरपोर्ट की से ताक़ब कर रही थी। वो इसकी तरफ मतवज्जो हो गया, फिर ड्राइवर की तरफ मुड़ा ही था कि इसके हाथ में पिस्तौल देखकर तवील सांस ली। आने वाली गाड़ी से भी दो आदमी उतर रहे थे। इन्होंने भी रिवॉल्वर निकाल लिए थे और सख्ती से होंठ खींच कर बैठा रहा। तुम, मेरे पास ज्यादा रकम नहीं है, तुम तलाशी ले सकते हो, उभराई हुई आवाज में बोला। नीचे उतर कर बात करना, ड्राइवर ने अपना पिस्तौल को जनबिश देकर कहा। ब्रीफ केस उठा लो और नीचे उतर जाओ। बहुत अच्छा, तुम देखोगे मैंने गलत नहीं कहा था। ब्रीफ केस में एक स्लीपिंग सूट और सिगरेट के पैकेटों के अलावा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना नीचे उतर कर बात करो, ड्राइवर ने सर्द लहजे में कहा। ठीक है, इसने कहा। दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरने लगा। अंदाज से बौखलाहट जाहिर हो रही थी। दोनों टांगें आपस में उलझ गईं। ब्रीफ केस समेत घुटनों के बल नीचे आ पड़ा। फिर दूसरे ही लम्हे इसका ब्रीफ केस पोर्च में लगे हुए बल्ब की तरफ उछला था और हल्के से धमाके से वहां अंधेरा छा गया। वो किसी छिपकली की तरह दूसरी गाड़ी के नीचे रेंग गया था। खबरदार, गोली मार दी जाएगी, किसी ने चीख कर कहा, लेकिन इतनी देर में वो लान पर पहुंच चुका था। मतला अबरालूद होने की वजह से गहरा अंधेरा था, वरना वह सीधा खड़ा होकर दौड़ न लगा सकता। वैसे इसने दो फायरों की आवाज़ें भी सुनी थी। फाटक की तरफ जाने के बजाय वो बाएं जानब मुड़ गया। इतना अंदाज़ा तो इसे हो ही गया था वो इस चार दीवारी को किसी भी जगह से फुलांग सकेगा। दोबारा रोशनी का इंतजाम होने से कबल ही वो इस इमारत की हदूद से निकल जाना चाहता था। दोनों हाथ उठाकर वो उछला और दीवार का सर थामे हुए उठता चला गया। दूसरी तरफ उतरते वक्त इसने खासी एहतियात से काम लिया था। जमीन मस्ता और सख्त थी। आसपास और किसी इमारत के आसार न दिखाई दिए, तो ये करीब करीब वीराना ही था। फिर इस सिमत का तयन किए बगैर इसने एक तरफ दौड़ लगा दी। थोड़ी देर बाद इसने मुड़कर देखा तो बहुत दूर दो मतरक टार्चें नजर आ रही थी। इसने रफ्तार और तेज कर दी। टार्चों के खीदुल-इनकास से दूर रहकर महफूज रह सकता था। अंतहाई कोशिश कर रहा था बे आवाज दौड़ता रहे। बदहवासी के आलम में इसे इसका एहसास रहा था। फिर टार्च की रोशनी बहुत पीछे रह गई थी। वह अब इतनी तेजी से दौड़ भी नहीं सकता था क्योंकि वह अब लंबी लंबी घास के दरमियान था। दौड़ के अख्ताम पर इसने महसूस किया अब दम लेना जरूरी है। दौड़ते वक्त तो जरा बराबर थकन नहीं मालूम हुई थी, मगर वह बुरी तरह हाँफ रहा था। नामालूम हमलावर अंधेरे में न जाने
कहाँ कहाँ भटक रहे थे। अब तो टार्च की रोशनी भी नज़रों से ओझल हो गई थी। वो रुक गया, खड़ा होकर आगे पीछे झूलता रहा और हाँफता रहा। लेकिन सवाल तो यही था, अब जाए कहाँ? ये तो कोई वीराना था, बादलों से ढके हुए आसमान के नीचे सिमतों का तायन नहीं कर सकता था। 10 मिनट गुजर गए, लेकिन बदस्तूर सन्नाटा तारी रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। जल्दी ऊंची घास के अजड़ों से निजात मिल गई। वो सोच रहा था, अगर ऐसे में बारिश हो गई तो क्या? अभी ढलान का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ था कि बड़ी बड़ी बूंदें आ गईं। इसने गैर इरादी तौर पर फिर दौड़ना शुरू कर दिया। इस बार वो मुंह के बल कद आदम झाड़ियों में गिरा था। बौखला कर उठा तो ऐसा लगा जैसे इन झाड़ियों की दूसरी तरफ कोई इमारत मौजूद हो। वो सचमुच एक छोटी सी इमारत ही थी। वही नहीं, वहां थोड़े थोड़े फासले पर कई इमारतें थीं। छिपट कर करीबी इमारत के बरामदे में जा पहुंचा। यहाँ भी अंधेरा था। बारिश जिस जोर शोर से हुई थी उसी तरह अचानक थम भी गई। दीवार से टका खड़ा सोचता रहा, आखिर अब क्या करे। फिर इसे अचानक कुत्तों का शोर सुनाई दिया। आवाज़ें दूर की थीं, लेकिन बतदरीज करीब होती जा रही थी। फिर इसने सोचा, क्यों न इस इमारत के मकीनों को जगाकर इनसे मदद तलब की जाए। टैक्सी ड्राइवर के फरेबदेही की कहानी मुनासिब रहेगी। इसके सफरी कागजात तो इसके जेब ही में थे। इन लोगों को मुतमईन किया जा सकेगा। वो दीवार टटोलता हुआ दरवाजे की तरफ पहुंचा। फिर दस्तक देने ही वाला था, हाथ इस कफल से टकराया जो दरवाजे पर लटक रहा था। तो अमारत मकफल है। इसका तो यही मतलब हुआ कि वो खाली है। कुत्तों की आवाज़ें कुछ और करीब आ गई थीं। एक नए ख्याल ने इसके जहन में सर उठाया। हो सकता है अमारत खाली ना हो, बल्कि इसके मकीन कहीं और गए हों। यहाँ टेलीफोन डायरेक्टरी भी मौजूद हो। डायरेक्टरी में वो अपने मेज़बान का फ़ोन नंबर तलाश कर सकता था, जिसका इल्म इसे नहीं था। दूसरे ही लम्हे इसने कोट की अंदरूनी जेब से पर्स निकाला और उसके खाने में उंगली डालकर कुछ तलाश करता रहा। फिर वो बारीक सा औजार कफल के सुराख में रेंग गया जो इसके पर्स से बरामद हुआ था। कफल खुलने में देर न लगी। दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हुआ। दाएं बाएं स्विच बोर्ड तलाश करने के लिए हाथ हिलाए। बाएं जानब स्विच बोर्ड था, लेकिन फौरी तौर पर रोशनी कर देने का वो खतरा मोल नहीं ले सकता था। जेब से माचिस की डिबिया निकालकर एक तीली जलाई। खिड़कियों पर पर्दे मौजूद थे, लेकिन इतने दहबीज भी नहीं मालूम होते थे कि लाइट जलाने के बाद बाहर से खिड़कियां रोशन नजर न आती। माचिस की तीलियों की रोशनी पर कनात करनी पड़ी। 3 कमरों के इस छोटे से मकान में इसे वो चीज़ बलाखिर मिल ही गई जिसकी उसे तलाश थी। टेलीफोन डायरेक्टरी और फ़ोन भी मौजूद था। इसने झुककर इसके नंबर मालूम करने चाहे, लेकिन सॉकेट में नंबर कार्ड मौजूद नहीं था। कमरा ऐसी जगह वाक़या था कि इसकी रोशनी बाहर नहीं जा सकती थी। इसने बल्ब रोशन किया, डायरेक्टरी की वर्क गर्दानगी करने लगा। दफ्तर इसके चेहरे पर ताजगी नज़र आने लगी। शायद वो नंबर मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। फ़ोन सरहाने ही रखा गया था। जैसे ही घंटी बजी वो उछल कर बैठ गया। थोड़ी देर पहले आंख लगी थी। रिसीवर उठाकर बुराई आवाज़ में बोला, हेलो, क्या अकाए अली इमरान की अकामत गाह है? दूसरी तरफ से कहा गया, है तो। इमरान की गुनूनगी रफू चक्कर हो गई। हफ्तम अलिफ। दूसरी तरफ से कहा गया, आप कौन हैं? अली इमरान। लेकिन तुम कहाँ से बोल रहे हो? मैं दुश्वारी में पड़ गया हूँ जनाब। टैक्सी ड्राइवर को आपका पता बताया था, लेकिन वो कहीं और ले गया। 2 आदमी और आ गए। वो मुझे पकड़ना चाहते थे, लेकिन ना पकड़ सके। अलबत्ता मेरा ब्रीफ केस वहीं रह गया। वो इमारत किसी वीरान जगह पर है। मैं भाग निकला। अब एक मकान के कफल खोल कर इसमें दाखिल हुआ हूँ। यहाँ फ़ोन तो मौजूद है, लेकिन इस पर नंबर कार्ड नहीं है। तुमने एयरपोर्ट से ही फ़ोन क्यों नहीं किया? मुझे सिर्फ आपका पता बताया गया था, फ़ोन नंबर नहीं दिए गए थे। ये तो मैंने डायरेक्टरी से तलाश किया। मैं नहीं जानता कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ। इसी तरह बोलते रहो। अगर बोलने के लिए कुछ भी ना हो तो हाफज की कोई उम्दा सी गज़ल शुरू कर दो। मैं मालूम किए देता हूँ कि तुम कहाँ हो। मैं समझ गया। ठीक है, इमरान ने कहा। रिसीवर मेज़ पर डाल दिया। फिर वो इस कमरे में आया जहाँ X2 वाला फ़ोन था। इस पर साइको मेंशन के नंबर डायल किए। जवाब मिलने पर बोला, इमरान के ज़ाती फ़ोन पर कहीं से कॉल हो रही है। एक्सचेंज से दूसरी तरफ से इनका नंबर और पता मालूम करके मुझे बताओ।
इसने X2 के बुराई हुई आवाज़ में गुफ्तगू की थी। रिसीवर रख कर वो फिर ख्वाबगाह में आया, मेज से रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से हाफिज की गज़ल बसदे खुश अलहानी जारी थी। गज़ल के अख्ताम पर इमरान ने कहा, तुम तो बहुत अच्छे खासे गुलकार हो, बज़ाहिर टीवी का फ़नकार भी हूँ जनाब। अब कोई फिल्मी गाना भी हो जाए ताकि म्यार का अंदाज़ा लगा सकूँ। हमारे यहाँ तो प्याज दुम्बा दुम्बा होता है। मैं नहीं समझा जनाब, ये फिल्मी गेत का मुखड़ा है मगर दुम्बा दुम्बा। दूसरी तरफ से बसद्दे हैरत पूछा गया। हाँ हाँ, घोड़े गधों का गीत है। मैंने हाल ही में आपके यहाँ की एक फिल्म देखी थी, क्या नाम है? हाँ याद आया, खोतेदा कुकड़, खोकेदा पुत्र कुकड़। अच्छा अच्छा, हाँ इसे नेशनल अवार्ड मिल चुका है। अब क्या बोलूँ जनाब, शादीशुदा हो? जी हाँ। बीवी के वालिदैन जिंदा हैं? जी हाँ। तो फिर तुम क्यों जिंदा हो? मैं नहीं समझा। क्या तुम्हारी बीवी तुम्हारे असल बिजनेस से वाकिफ है? सवाल ही नहीं पैदा होता जनाब। अगर मालूम हो जाए तो फौरन तलाक का मुतालबा शुरू कर देगी। भला कौन औरत पसंद करेगी इसका शौहर पेशावर कातल हो? वो तो मुझे फिल्मी हीरो बनाने के ख्वाब देख रही है। उम्र क्या है तुम्हारी? 27 साल। कितनी बार जख्मी हुए हो? 11 मरतबा। खैर, जैसे ही मैं कहूँ अब सिलसिला मुनक़ता कर दो। रिश्वत रख कर बाहर बरामदे में निकल आना। मकान को दोबारा मकफल कर सको तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना अगर हमारे पहुंचने से पहले ही धर लिए गए तो जेल भिजवा दिए जाओगे। इसके बरइक्स अगर बरामदे में पाए गए तो बारिश से बचने का बहाना भी चल जाएगा। मैं यही करूँगा। इतने में X2 के फ़ोन की घंटी बजी और इमरान इसे होल्ड ऑन के ये रखने का मशवरा दिए कर दूसरे कमरे में चला आया। साइको मेंशन के ऑपरेटर ने इसे फ़ोन के नंबर और मकान के पते से आगाह कर दिया। सिलसिला मुनक़ता करके वो ख्वाबगाह में आया। रिसीवर उठाकर माउथ पेस में बोला, अब सिलसिला मुनक़ता करके बरामदे में आ जाओ, हम पहुंच रहे हैं। बहुत बेहतर जनाब। इमरान ने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया था। चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर जूलिया के नंबर डायल किए। 3 बार डायल करने के बाद दूसरी तरफ से जूलिया की नींद में डूबी हुई आवाज़ आई। यस सर, पहले तुम पूरी तरह बेदार हो जाओ। इमरान X2 की आवाज़ में बोला, मैं बेदार हूँ जनाब। सफदर खावर चौहान सदीकी को मतला कर दो कि इन्हें 15 मिनट के अंदर ही अंदर कैनेट क्रॉसिंग पर पहुंचना है। इमरान वहाँ इनका मुंतज़िर है। बहुत बेहतर जनाब। सिलसिला मुनक़ता करके इमरान लिबास तब्दील करने लगा। फिर 10 मिनट के अंदर ही अंदर वह अपनी टोस्टर में नज़र आया था। टोस्टर कैंट क्रॉसिंग की तरफ जा रही थी। फिर इन चारों से पहले वहां पहुंच गया था। एक एक करके वो लोग 7-8 मिनट के अंदर कैंट क्रॉसिंग पर आ मौजूद हुए थे। फरमाइए सरकार, क्या कोई भयानक ख्वाब देखा है? खावर ने हंसकर इमरान को मुखातब किया। तुम्हारे चूहे ने देखा होगा, ख्वाम खा मेरी नींद बर्बाद कर दी। क्या किस्सा है? मलाया रबड़ फैक्ट्री तक चलना है। 5 अदद गाड़ियों का ये काफिला मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हो गया। 3 मील की मुसाफत मिनटों में तय हुई। इमरान सबसे आगे था। वो अपनी गाड़ी स्टाफ क्वार्टर्स की तरफ लेता चला गया। टार्च की रोशनी में इसने एक क्वाड का नंबर देखा, फिर गाड़ी से उतरकर पैदल ही आगे चला गया। आखिरी क्वाड के सामने पहुंचकर इसने आहिस्ता से आवाज़ दी, हफ्तम अलिफ प्लीज़। आवाज़ के साथ ही कोई बरामदे में से उतर के इसके करीब आ खड़ा हुआ। बकिया लोग अपनी गाड़ियों से नहीं उतरे थे। आओ। इमरान इसका हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ बढ़ता हुआ बोला। सीट पर बैठ जाने के बाद इसने पूछा था, क्या तुम मुझे इस इमारत तक पहुंचा सकोगे? क्यों नहीं, लेकिन मौसियों अली इमरान कहाँ है? तुम्हारे बराबर ही बैठे हुए हैं। इसने बेसाख्ता किस्म की हंसी के साथ गर्मजोशी से मुसाफा किया। ज़रा 1 मिनट में अभी आया। वो गाड़ी से उतरता हुआ बोला। अपने साथियों के करीब पहुंचकर इन्हें वहीं मुंतजर रहने को कहा। दोबारा अपनी गाड़ी की तरफ पलट आया। तुम तो सड़क से गुजर कर इस क्वार तक ना पहुंचे होंगे? नहीं मौसियो, मैं इमारत के अकब से इस तरफ आया था। अच्छा, तो अब हम सड़क से मगरब की सिमत जाएंगे। अगर ये मगरब है तो यही सिमत है। वह एक जानब हाथ उठाकर बोला। ठीक है, इमरान ने कहा। गाड़ी स्टार्ट करता हुआ बोला, इधर सिर्फ एक ही बड़ी इमारत है, फिर भी अपना इत्मीनान करना चाहता हूँ। गाड़ी सड़क पर आकर मगरब की तरफ रवाना हो गई थी। कुछ देर बाद नुअर्द ने कहा, यही इमारत है मौसियो, शायद पूर्च में दूसरा बल्ब लगा दिया गया है। गाड़ी आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद फिर जाकर पलटी। सफदर वगैरह वही इमरान के मुंतजर थे जहाँ इसे इसने छोड़ा था। वापसी पर इसने नोवर्द को सफदर के हवाले किया था। इसे राना प्लेस में पहुंचा दो और आप मैं कुछ वक्त गुजारना चाहता हूं यहीं पर, इसने कहा और अपनी गाड़ी में जा बैठा था। इंजन स्टार्ट हुआ
और गाड़ी फिर इसी इमारत की तरफ मुड़ गई थी। इमरान किसी गहरी सोच में था। इसे इल्म था कि वो एक पड़ोसी दोस्त मुल्क की सीक्रेट एजेंट इसके लिए कुछ अहम इत्तलात लाने वाला है, लेकिन दिन और वक्त का तयन नहीं किया गया। वो एयरपोर्ट पर उतरता है और ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ जाता है जो इसे पकड़ना चाहते हैं। क्यों? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इसकी आंखों के सामने चकराने लगा। गाड़ी की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। इमारत के करीब पहुंचने से कबल ही कुछ और सुस्त हो गई, क्योंकि सामने ही बीच सड़क पर स्याह रंग का एक ब्रीफ केस पड़ा दिखाई दे रहा था। इमरान ने गाड़ी इससे इतने फासले पर रोकी थी कि रोशनी में ही रहे। मशीन बंद किए बगैर वो गाड़ी से उतरकर ब्रीफ केस की तरफ बढ़ा। इसके करीब घुटनों के बल झुक कर और बैठा और दाहिना कान इसकी ऊपरी सतह पर रख कर कुछ सुनने की कोशिश करता रहा। फिर इसे बहुत एहतियात से उठाकर गाड़ी की छत पर रख दिया। इंजेक्शन से किंजी निकाल कर डिक्की खोली और ब्रीफ केस को इसमें बंद कर दिया। दोबारा इंजन स्टार्ट करने से कबल वो कुछ सोचता रहा। फिर इसने गाड़ी शहर की तरफ मोड़ी थी। पूरी तरह होशियार था। खुसूसियात पर इस पर तवज्जो थी कि इसका ताक़ब तो नहीं किया जा रहा। अच्छी तरह इत्मीनान कर लेने के बाद साइको मेंशन पहुंचा था और अपनी गाड़ी की डिक्की से वो ब्रीफ केस निकाला जो सड़क पर पड़ा हुआ मिला था। हैंडल पकड़कर उठाए और साइको मेंशन की लेबॉर्ट्री में दाखिल हुआ। आइए आइए जनाब, लेबॉर्ट्री इंचार्ज मुस्कुराकर बोला। इमरान के मदाहों में से था। इत्तेफाक से इस वक्त वही ड्यूटी पे था। ये ब्रीफ केस धमाके के साथ फट भी सकता है, इमरान ने एहतियात से इसे एक मेज पर रखते हुए कहा। टाइम बम नहीं, मेरा ख्याल है इस कफल को छेड़ने से धमाका हो सकता है। तो फिर ढकने का कब्जा निकाला जाए? नहीं, ये भी नहीं। कार्रवाई करने के लिए दूसरी तरह भी सोच सकते हैं। फिर क्या ख्याल है? पिछला हिस्सा काट दो। बहुत बेहतर जनाब। जरा सी देर में इमरान के मशवरे पर अमल हो गया। वाकई कब्जा निकालना बहुत खतरनाक साबित होता। इंचार्ज ने तवील सांस ली और इसकी पेशानी पर पसीने की बूंदें फूट आई थीं। कफल खोलने या कब्जा निकालने की कोशिश इस छोटे से बम का सेफ्टी केज हटा देती जो ब्रीफ केस में रखा हुआ था। क्या आपको यकीन था कि बम की मौजूदगी का? इसने इमरान से सवाल किया। सिर्फ शुबा था। बहरहाल इस सिलसिले में लापरवाही और होशियारी दोनों ही खतरनाक साबित होती। इंचार्ज बोला। बम बेहद ताकतवर मालूम होता है, इसे ज़ाया कर दो। बहुत बेहतर। यहाँ सब अपने काम से काम रखते थे। इंचार्ज ने इमरान से यह मालूम करने की कोशिश नहीं की थी वो किसका ब्रीफ केस था। इमरान के हाथ कैसे लगा? ब्रीफ केस में इस बम के अलावा कुछ भी नहीं था। खाली जगहों को पुर